सीयूटी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक देख चुके हैं, थोड़ा सिंपल, और आधुनिक काल बचा था। आज हम आधुनिक काल देखेंगे। जैसा कि हम लोग बनाएंगे कि उसमें शुक्ल के अनुसार देख रहे थे कि आदिकाल का समय छोटा है, जरा बड़ा। आदिकाल का समय 1050 से 1375 तक विक्रमी संवत। फिर इसके बाद है भक्ति काल। तेरह सौ 75 से 1700 तक। फिर इसके बाद है रीत काल। 1700 से 1900 तक विक्रमी संवत। इसके बाद है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से अब तक। हम लोग साधारण तौर पर यहां तक देख चुके थे आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल। आज देखेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल बताया गया है कि आधुनिक काल जो है आगे चलकर कई युगों में बंट जाता है। देखते हैं हम कि आधुनिक काल कहां से कहां तक है, कब से आधुनिक काल माना गया है। वैसे बताया जाता है कि भारतेंदु युग से आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम देखते हैं तो पहले आएगा पूर्व। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग, इसमें राजा द्वय का समय है। इसका समय है 1843 से 1843 से यह है 1857 तक। अठारह सौ तैंतालीस से 1857 है। यह भारतेंदु युग से पूर्व है। भारतेंदु युग के पूर्व वे लोग आते हैं जैसे राजा द्वय का समय है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लू लाल। इन सब का समय जो आएगा वो भारतेंदु पूर्व युग। हम जब शुरू करेंगे तो पहले भारतेंदु पूर्व युग जब शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको राजा द्वय को बताएंगे कि राजा लक्ष्मण सिंह कौन थे, सितारे हिंद कौन थे, लल्लू लाल कौन थे, इन्होंने हिंदी में क्या योगदान दिया। ये सब आपको जब पढ़ाएंगे, अभी तो बना रहे हैं सिंपल, अभी देख लीजिए। इसके बाद जो है इसको शुरू करेंगे जब तो पूरा डिक्लेयर बताया जाएगा। इसके बाद है भारतेंदु युग। अभी तो विभाजन कर रहे हैं। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक है। यह ईस्वी है, जबकि हम आपको बताए थे 1900 आधुनिक काल। यह विक्रमी संवत है।
विक्रमी संवत से आप 57 जब घटाएंगे तो आपका यही आएगा 1843। तो जब आप विक्रमी, इसलिए विक्रमी घटा कर अपना देख लीजिएगा, वैसे घटाएंगे तो आएगा। इसलिए यहाँ ईस्वी सन से चालू हो गया है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है द्विवेदी युग। तीसरा कौन है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग 1900 से 1918 तक है। 1900 से 1918। इसी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है। पूछता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो 1900 में हुआ। 1900 से उसकी शुरुआत हुई और इसी द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जो सरस्वती पत्रिका का 1903 में प्रकाशन शुरू करते हैं और सरस्वती पत्रिका बहुत विकास करती है और इसी सरस्वती पत्रिका को 5 भाइयों की बहन कहा जाता है। ये सब सारी बातें आप लोगों को जब इसको पढ़ाया जाएगा सीरियल से तो आप लोगों को बताया जाएगा। चौथा है द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग। छायावाद युग, छायावाद युग आपका आएगा 1918 से 1936 तक। 1936 तक छायावाद में आपको पूछ लेता है प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, जिनमें आते हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। यही 4 स्तंभ हैं। इनको सीयूटी में पूछता है, कभी कभी इनका जन्म पूछ लेता है, इनका जन्म कब हुआ था, सीरियल लगाने को पूछ लेता है। तो इनको जब हम लोग पढ़ाएंगे इसको, तो आपको सीरियल से पूरा बताया जाएगा। फिर इसके बाद छायावाद के बाद आता है 5वें नंबर पर प्रगतिवाद। प्रगतिवाद जो है 1936 से 1943 तक। और जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई लखनऊ में अध्यक्षता करते हुए, उसी 36 में ही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और उन्हीं की मृत्यु के बाद यह छायावाद समाप्त हो जाता है और छायावाद के बाद प्रगतिवाद शुरू हो जाता है। प्रगतिवाद में जैसे नागार्जुन है और आ जाएंगे, नागार्जुन के बाद रामधारी सिंह दिनकर हैं, निराला भी आ जाते हैं, सुमित्रानंद पंत। उसमें छायावाद से आगे निकल कर ये लोग पहुंच जाते हैं प्रगतिवाद में। प्रगतिवाद से देखा जाए युगांत जो रचना है पंत की, उस रचना से ही प्रगतिवाद शुरू हो जाता है। इसीलिए युगांत को प्रगतिवाद का आरंभ माने द्वार कहा जाता है। इसके बाद है 6ठे नंबर पर प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय है 1943 से 1952। 1952 यह प्रयोगवाद अज्ञेय द्वारा चलाया गया 4 सप्तकों के साथ शुरू होता है। इन्होंने 4 सप्तक की स्थापना की और 4 सप्तकों में उस समय महामारी भी बहुत अधिक थी, इसलिए कवियों में धन का अभाव था।
इन लोगों ने एक निर्णय किया कि हम लोग जो भी पत्रिका में प्रकाशन करेंगे तो उसमें क्या है कि हम लोग साथ साथ करके एक साथ ही कविता देंगे और एक ही पत्रिका में निकाला जाएगा। उससे तार सप्तक के नाम से जाना गया और वह 1943 में अज्ञेय द्वारा चलाया गया। अब पिछले साल के पेपरों में पूछा गया था तार सप्तक की स्थापना कब हुई, तो तार सप्तक की स्थापना 1943 में। अगर जब तार सप्तक का नाम ले तो आप लोग जानते रहिए कि प्रथम तार सप्तक, इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक है। तो प्रथम सप्तक जो है उसकी स्थापना जो है 1943 में हुई थी और द्वितीय जो सप्तक है उसकी स्थापना जो है वह 1951 में हुई थी। और इसी में 8 जोड़ते जाइए, 8 सप्तक, माने कि 7, जैसे 43 में 7 8 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, वैसे 8 8 जोड़ते चले जाइए तो फिर वह माने कि उसका समय आपको मालूम हो जाएगा। अंत में चौथे सप्तक में 20 साल जोड़ दीजिएगा, वह आ जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 में चौथा सप्तक था। तो आपको जब प्रयोगवाद पढ़ाया जाएगा पूरा एकदम, जो आपका तार सप्तक है, पूरा तार सप्तक, समय और कब इसकी स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, कितने कवि थे, सबको बताया जाएगा। इसके बाद है आपका 1907 नंबर पे आती है नई कविता। नई कविता 1952 से 1960 तक। इसके बाद आपका आएगा नई कविता के बाद सठोत्तरी कविता, 8वें नंबर पे है। सठोत्तरी कविता 1960 से 1990 तक है। तक अर्थात आप लोग सठोत्तरी कविता का नाम जब लिया जाए तो जान लीजिए कि 1960 के बाद जितनी भी कविताएं लिखी गई वो सठोत्तरी कविता में आती हैं। इसके बाद आएगा आपका समकालीन कविता। समकालीन कविता का समय है 1990 से अब तक। 1990 से अब तक जो कविताएं हैं उन्हें समकालीन कविता के नाम से जाना जाता है। उन्हें अद्यतन कविता भी कहा जाता है, उन्हें आशु कविता भी कहा जाता है। आशु कविता वो होती है जैसे तुरंत बनाएं, तुरंत पढ़ें, तुरंत बताएं, जैसे तुरंत बनाकर तुरंत कह दें, वह आशु कविता है। जैसे आप लोग मोबाइल में देखते होंगे बिहारी लाल अंबर जी आते हैं, वे तुरंत कविता बनाते हैं, तुरंत आदमी को सुना देते हैं, तुरंत समाज में सुना देते हैं। तो वो क्या है? आशु है। आशु माने शीघ्र। इसीलिए शंकर की एक नाम, शंकर जी का एक नाम आशुतोष। आशु माने होता है तुरंत, माने शीघ्र ही। तोष माने प्रसन्न जो हो जाए, वही क्या है? आशुतोष है। तो यह समकालीन कविता जो है 1990 से अब तक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हम लोग आदिकाल पढ़ चुके, उसमें देख चुके हैं। फिर इसके बाद आधुनिक काल में देखिए भारतेंदु पूर्व युग जो है,
पूर्व भारतेंद्र युग 1843 से 1857 तक है। इसमें आप लोगों को बताया गया कि राजा द्वय का समय है, लल्लू लाल का समय है, इंसा अल्लाह खान का समय है, जो जब आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1800 में, तो अंग्रेज़ों ने हिंदी सीखने के लिए वहाँ एक संस्था खोली कि जिससे इसमें हिंदी लोग पढ़ाएं और हिंदी की रचनाएं करें और हिंदी हमको सिखाएं। इसलिए जो है वहाँ पर जो है लल्लू लाल और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह आदि लोगों ने जो है वहाँ पर कार्य करना, वहाँ मुंशी हुए लोग पढ़ाते थे, कुछ लोग दूसरे पद पर थे। आपको इसको जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिर इसके बाद है भारतेंद्र युग 1857 से 1900 तक है। उसमें क्या है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, उस समय से भारतेंद्र युग चला और भारतेंद्र युग की ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं जो है राष्ट्रीयता से संबंधित हैं और राष्ट्र के संबंध में बहुत कुछ कही गई हैं। और जितने भी इनके इस क्षेत्र के, इस युग के लेखक थे, सभी लोग राष्ट्र से परिपूर्ण थे, राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और राष्ट्रीयता के संबंध में बहुत कुछ उन लोगों ने लिखा है, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। फिर इसके बाद द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग में आप जान ही रहे, अभी बताया गया कि स्वस्ति पत्रिका की स्थापना हुई, जो काशी से निकलती थी, जिसमें श्याम सुंदर दास द्वारा निकाला गया, माने 5 लोग उसमें थे, 5 लोगों के द्वारा निकाला गया था। और तो एक साल तो 5 लोगों ने मिलकर निकाला और दूसरे साल फिर 1900 में जब 5 लोगों ने मिलकर निकाला, फिर 1901 में जो है श्याम सुंदर दास अकेले निकाले, फिर 2 में निकाले, 3 में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उसका कार्यभार ग्रहण करते हैं। और 1903 से 1920 तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वस्ति पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करते हैं, लेखकों में जो अशुद्धियाँ होती थी उन्हें दूर किया जाता था, इसलिए सरस्वती जो है बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत विकास किया। इसके बाद आपका छायावाद आता है। छायावाद युग यह आधुनिक क्षेत्र में बहुत विकास किया। इसमें आपको बताया गया कि प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा ऐसे ऐसे कवि हुए कि इन्होंने छायावाद को बहुत आगे बढ़ाया। इन्हीं को छायावाद का स्तंभ कहा जाता है, 4 स्तंभ हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश में आते हैं प्रसाद, आते हैं निराला, आते हैं और सुमित्रानंदन पंत, यही त्रिमूर्तियाँ आती हैं। इन्हें लघुतरई में और बृहत्तरई में रखा गया। बृहत्तरई में यही प्रसाद पंत निराला आते हैं और लघुतरई में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा ये लोग आते हैं। इसके बाद है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक चला। प्रगतिवाद में नागार्जुन है। नागार्जुन जैसे कवि प्रगतिवाद में राजनीति के ऊपर बहुत जो है राजनीति से संबंधित रचनाएं की हैं। राजनीति को इन्होंने राजनीति के बारे में लिखा है। इसके बाद जो है आपका प्रयोगवाद है। अज्ञेय जी आते हैं, तार सप्तक की स्थापना करते हैं। नई कविता आती है। नई कविता में जो है अज्ञेय जी नई कविता की स्थापना करते हैं 1952 में इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से। इसके बाद जो है सठोत्तरी कविता आती है 1960 से 1990 तक। फिर समकालीन कविता आती है 1990 से अब तक। अब देखेंगे हम अभी थोड़ा बचा था, आज देखेंगे कि प्रथम कवि कौन किसको माना है।
हिंदी साहित्य में प्रथम कवि पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल किसको माने हैं, बच्चन सिंह किसको माने हैं, इसको पूछता है, इसको बता देते हैं। फिर आज काल का नामकरण है, उसको बता देंगे। आज काल से संबंधित फिर शुरू से बात होंगी। उसमें जो अभी तो सिंपल परिचय दिया गया आप लोगों को, काल विभाजन दिया गया, बस अब जो है आदिकाल से शुरुआत होगी। विभिन्न लेखकों द्वारा माने गए प्रथम कवि। या तो इसको इतनी बड़ी मत करिए, छोड़िए, सीधा लिखिए हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी में प्रथम कवि, हिंदी में प्रथम कवि। नंबर 1 पर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को। पुष्य या पुंड को। ऐसे पूछेगा कि शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि, हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है। फिर इसके बाद है राम कुमार वर्मा। दूसरे नंबर पर कौन है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू को मानते हैं प्रथम कवि। फिर तीसरे नंबर पे हैं रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंज या भोज को माना है। फिर चौथे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पर चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं। मुंज को। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पर हैं, पांचवें नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं।
अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह 6वें नंबर पर हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह विद्यापति को मानते हैं। किसको? विद्यापति को मानते हैं। डॉक्टर बच्चन विद्यापति को मानते हैं। फिर इसके बाद है गणपत चंद्र गुप्त। अगला है 7वें नंबर पर गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त शालभद्र सूरी को मानते हैं। शालभद्र सूरी को। इसके बाद है अब राहुल संकृत्यायन 8वें नंबर पर हैं। राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन सराफा को मानते हैं। सराफा यही सर्वमान्य। यही क्या है? सर्वमान्य। अगर पूछता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सराफा। अगर पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि किसे माने हैं, राजा मुंज को। और भोज के चाचा मुंज थे। अगर पूछ लिया कि राम कुमार वर्मा प्रथम कवि किसे माने हैं, स्वयंभू को। शिव सिंह सेंगर प्रथम कवि किसे माने हैं तो पुष्य या पुंड को। इसके बाद पूछ लिया कि चंदा शर्मा गुलेरी किसको माने हैं प्रथम कवि, तो आप बता दीजिए मुंज को। फिर इसके बाद अगर पूछ लिया हजारी उस्ताद द्विवेदी प्रथम कवि किसे माने हैं तो अब्दुल रहमान को। इन्हें अद्दामाड़ भी कहा जाता है। अपभ्रंश में इन्हें अद्दामाड़ कहा जाएगा, लेकिन अद्दामाड़ आप लोगों को पूछेगा नहीं। ये पूछेगा, जब भी पूछेगा अब्दुल रहमान ही पूछेगा। इसके बाद है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जो है विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं। फिर गणपत चंद्र गुप्त शालभद्र सूरी को, राहुल संकृत्यायन सराफा को मानते थे। सिद्धों में प्रथम कवि सराफा ही माने जाते हैं और इनको जो है सर्वसम्मत से जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं आदिकाल का नामकरण, कौन क्या नाम दिया है यह पूछता है। कभी कभी जो है पूछ लेगा क्रम वाइज लगाने के, यह नाम किसने दिया, यह नाम किसने दिया है, तो आप लोगों को क्रम लगाने में दिक्कतें होंगी अगर आप लोग नहीं जाने रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि नामकरण, आदिकाल का नामकरण।
आदिकाल का नामकरण। अब आदिकाल को नामकरण किसने किया और कौन क्या नाम दिया, तो देखते हैं। नंबर 1 पर है मिश्रबंधु। कौन है? मिश्रबंधु। मिश्रबंधु हैं। इनकी रचना है मिश्रबंधु विनोद, और इन्होंने आदिकाल का नाम दिया है आरंभिक काल। क्या नाम दिया है? आरंभिक काल। आदिकाल को इन्होंने क्या कहा है? आरंभिक काल। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं गणपत चंद्र गुप्त। कौन है? गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल का नाम जो है प्रारंभिक काल कहा है। क्या कहा है? प्रारंभिक काल या शून्य काल भी कहा है। शून्य, प्रारंभिक काल या शून्य काल। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पर आपके आते हैं शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आदिकाल नाम दिया है, डबल नामकरण किया है। आदिकाल वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल। आदिकाल या वीरगाथा काल। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं चौथे नंबर पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज वपन काल। बीज वपन काल कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पर आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संधिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? संधिकाल। संधिकाल। इसके बाद छठवें नंबर पर आते हैं राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन। राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। फिर इसके बाद आते हैं राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे 7वें नंबर पर आएंगे। राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे जी आते हैं और वे राम खिलावन पांडे कहते हैं कि संक्रमण काल। क्या नाम देते हैं इसका? संक्रमण काल। संक्रमण काल। फिर इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 8वें नंबर पर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल। फिर इसके बाद आते हैं 9वें नंबर पर वासुदेव सिंह। कौन? वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह। इनका एक नाम और है त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री, इसी नाम से आप लोग जानते होंगे, त्रिलोचन शास्त्री। इनका वास्तविक नाम इनका वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह। पूछ लेता है कभी कभी त्रिलोचन शास्त्री का वास्तविक नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। इन्होंने आदिकाल का नाम जो है उद्भव काल कहा है। क्या कहा है? उद्भव काल। इन्होंने आदिकाल का नाम क्या कहा है? उद्भव काल। तो एक बार रिवीजन देख कर लेते हैं। मिस्र बंधु ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल कहा है। इसी आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसी आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में आरंभिक काल का प्रारंभिक काल कर देते हैं, प्रारंभिक काल का आरंभिक काल कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मिस्र बंधुओं ने क्या कहा है? आरंभिक काल कहा है, और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है और शून्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल और वीरगाथा काल कहा है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल कहा है। फिर इसके बाद राम कुमार वर्मा संधि काल कहे हैं। फिर राहुल संकीर्तन सिद्ध सामंत काल कहे हैं। राम खिलावन पांडे संक्रमण काल कहे हैं। फिर इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहे हैं। वासुदेव सिंह अर्थात त्रिलोचन शास्त्री, इन्होंने उद्भव काल कहा है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आदिकाल जो शुरुआत है उसको 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको 4 ही भाग पढ़ना है। एक सिद्ध साहित्य पढ़ना है, फिर नाथ साहित्य पढ़ना है, फिर रासो साहित्य पढ़ना है, फिर रास साहित्य पढ़ना है। आपको बताया गया है कि
देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, अगर पूछ ले हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है, श्रावकाचार्य है। इसकी रचना काल क्या है, वह है 933 ईस्वी, और रचनाकार कौन है, देवसेन। और प्रथम कवि कौन है, सराहपा, और सिद्धों में प्रथम कौन है, सराहपा। देखिए सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों का वर्णन किया गया है। कितने, 84 सिद्धों का, 84 सिद्धों का वर्णन किया गया है। ये 84 सिद्धों में पूछेगा कि सिद्ध में कितने कवि आते हैं, तो 84 सिद्ध कवि आते हैं। कितने आते हैं, 84 सिद्ध कवि आते हैं। सिद्धों में प्रथम कवि कौन था, सराहपा। सराहपा का समय क्या है, तो 769 ईस्वी में इनका समय है, 769। इसके बाद पूछ लेता है कभी कभी कि कौन ऐसे कवि हैं, ऐसे योगी थे जो नाथों और सिद्धों में गिने जाते थे। तो नाथों और सिद्धों में गिने जाने वाले गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, यही 5 लोग आते हैं जो सिद्ध में भी गिने जाते हैं और नाथ में गिने जाते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर 1 पर, इसी को पढ़ रहे हैं। तो सिद्ध साहित्य में क्या है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। प्रथम सिद्ध कवि कौन है, सराहपा है। उनका समय क्या है, 769 ईस्वी है। और ऐसे कौन से कवि हैं जो नाथ और सिद्धों में गिने जाते हैं, नाथ और सिद्धों में गिने जाते हैं, जिसमें गोरखनाथ आते हैं, जलंधरनाथ आते हैं, चरपटनाथ आते हैं, नागार्जुन आते हैं और मत्स्येंद्रनाथ आते हैं। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि सिद्धों में जो योगिनियाँ हैं, वैसे 3 योगिनियाँ माना गया है, लेकिन देखा जाए तो उसमें 4 योगिनियाँ हैं। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन 4 योगिनियाँ उसमें दिया है कि 4 योगिनियाँ उसमें हैं, जिसका नाम है मणिभद्रा, कनकलापा, मेखलपा और लक्ष्मीकरा। यही जो है सिद्धों में 4 योगिनियाँ हैं। यहीं तक आप लोगों से पूछा जाएगा CUT में, और इससे अधिक सिद्ध साहित्य से नहीं पूछा जाता है। अब सिद्धों में आप देख रहे हैं सबके नाम के आगे पा शब्द जुड़ा है। पा शब्द जो है वह आदर्श सूचक शब्द था, इसलिए इन्होंने, सभी लोगों ने, जितने भी 84 सिद्ध हुए हैं, सभी लोग अपने नाम के आगे पा शब्द जोड़ते थे। जैसे सराहपा हुए, कड़ापा हुए, सबरपा हुए, कुकुरीपा हुए, सभी लोगों ने जो है पा शब्द जोड़ा है। इसके बाद हमारा आता है क्या, नाथ साहित्य। अब हम नाथ साहित्य पर चर्चा करेंगे। नाथों से पूछेगा कि नाथ साहित्य की स्थापना किसने किया, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया, ज़्यादातर यही पूछता है, तो उसको भी देख लेते हैं। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान वैसे गोरखनाथ का है, लेकिन अगर पूछा जाए कि नाथ पंथ की स्थापना किसने किया, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मत्स्येंद्रनाथ बताना होगा। तो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मत्स्येंद्रनाथ।
मत्स्येंद्र नाथ। अगर पूछ ले कि नाथ साहित्य, नाथ साहित्य नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? नाथ साहित्य के प्रवर्तक तो गोरखनाथ, गोरखनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ के संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। अब पूछता है गोरखनाथ का समय कितना है? गोरखनाथ का समय पूछ लेगा। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है। कितना है? 13वीं शताब्दी। तेरहवीं शताब्दी। इसके बाद आता है रासो साहित्य। क्या आता है? रासो साहित्य। रासो साहित्य रासो साहित्य। रासो साहित्य रासो साहित्य में पूछेगा, जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछेगा। तीसरे नंबर पे हम लोग हैं रासो साहित्य। तो रासो साहित्य में सबसे पहले देखा जाए तो खुमान रासो आता है। खुमान रासो, खुमान रासो यह 9वीं शताब्दी की रचना है। इसका समय जो है क्या है? रचना काल रचना काल 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी है। और रचनाकार रचनाकार दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। दलपति विजय। इसके बाद बीसल देव रासो दूसरे नंबर क्या है? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो रचना काल रचना काल है 1155 ईस्वी। रचनाकार हैं नरपति नाल्ह सिंह।
नरपत नल सिंह, नरपत नल सिंह है। इसके बाद आता है परमाल रासो। तीसरे नंबर पर क्या है? परमाल रासो। इसे आलखंड भी कहा जाता है। आलखंड क्या है? आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे आलखंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके लेखक हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। रचनाकार, रचनाकार कौन है? जगनिक। जगनिक है। समय इसका है 1230। रचनाकार, रचना काल 1230 ईस्वी है। कब है? 1230। इसके बाद पृथ्वीराज रासो है। थोड़ा मिटा देते हैं, इधर तो हो गया होगा। चौथे नंबर पर हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई से चंद्रवरदाई होगा। चंद्रवरदाई। रचना काल इसकी रचना काल 1193 है। कब है? 1193। और इसके नायक कौन है? नायक पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान है। नायिका संयोगिता। जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। किसकी पुत्री थी? जयचंद की। इसके बाद है रासो काव्य हो गया, फिर रास काव्य है। अब हम लोग रास काव्य पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। क्या पढ़ेंगे? रास साहित्य। चौथे नंबर पर है रास साहित्य।
राज साहित्य हम लोग देखेंगे। राज साहित्य में इसे एक नाम और दिया गया है, जैन साहित्य। क्या नाम है? जैन साहित्य। और इसमें जैन साहित्य में पहली रचना है भारतेश्वर बाहुबली, जो पूछी जाती है, भारतेश्वर बाहुबली। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास का समय है रचना काल इसका है 1184। 1184 ईस्वी। रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। राज साहित्य है। राज साहित्य में इसे राज साहित्य और जैन साहित्य दोनों नामों से जाना जाता है, जिसमें एक प्रमुख रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। रचनाकार है शालिभद्र सूरी। आज इतना ही। इसके बाद कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।